आगे मंडल, स्नेहा मंडल, सुन पा रही हो? अच्छा। मना लिया मकर संक्रांति स्नेहा? नहीं किया, नहीं मनाया। कब मनाएगी? आग कब लगाएगी घर में? सर घर ही में बनाया तो आग कैसे लगाऊंगी? कूट का बना लेना, कूट का, और उसमें आग लगा के सेक लेना। यहाँ पे बड़ा मस्त लगता है, हम देखते रहते खिड़की से। ये लोग घर बनाते हैं और उसके बाद पूरा ढोल बजाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, नाचते हैं, उसके बाद आग लगा देते हैं और उसके बाद उछलते रहते, खुश हो रहे होते हैं। अपने घर में आग लगा के कौन खुश होता है भाई? हमारे इधर के लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। और इसको खत्म कराने के लिए हमें पूरा का पूरा 3 क्लास लगेगा, और हमारे पास 3 क्लास भी है फिजिक्स एग्जाम शुरू होने से पहले। ठीक है? तुम्हें पता है हमको मतलब पहली बार कल चमत्कार हुआ, 12 वाले को बोले थे कि 4 क्लास में वेक्टर करा देंगे खत्म, 3 क्लास में करा दिए। खुश हो गए ये लोग, 3 ही दिन में एक चैप्टर खत्म कर दिए। अब 2 चैप्टर उसके मैथ का बच गया, आराम से हो जाएगा क्या? देखो, गाना नहीं सुन रहे हो? देखो, हिट हिट, पहले चैप्टर का नाम लिख लो, थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। लिख लिए? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम हीट के बारे में। तो लिखिए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which produces in the sensation, which produces in us the sensation of hotness or coldness. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. Heat is a form of energy which produces in us the sensation of hotness or coldness. क्या दिक्कत हो रहा है? बोल ना, पूछ ले। स्प्लिंग नहीं पता चल रहा? कहाँ अटक रहा है? तेरा पेन नहीं चल रहा है? हाँ, वो उसमें था वो। तो क्या बताओ? हैं? अरे नया पेन है तो फिर थोड़ा लिख लिया या नहीं? हाँ, लिख लिया। हीट क्या एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है? हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए हम किसी चीज को छूते हैं तो हमें पता चलता है ये गर्म है या ठंडा, यही तो है। ठीक है, अगला टॉपिक, कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब पढ़ाऊंगा, सारी डेरिवेशन, सारे थ्योरी। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल, हर एक टॉपिक पे बेस्ट एक एक। बाकी न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं होने से पूछेंगे। क्या बोला आपने? मैंने बोला कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट। और अगर सारी बातें याद रखोगे तो अभी जो तुम्हारा पीरियडिक टेस्ट होने वाला है, जो हमने 2 चैप्टर पढ़ा दिया, तीसरा पढ़ा रहे हैं, तुम्हारा एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर तुम अच्छे से पूरा पढ़ के, पूरा नोट्स को अच्छे से सुंदर से पढ़ के जाओगे तो। और अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो इसका बेनिफिट ये भी मिलेगा कि तुम्हारा फाइनल एग्जाम में भी तो ये चैप्टर आने हैं। अभी मान लो कि फाइनल में बढ़िया से पढ़ेंगे, नहीं, अभी बढ़िया से पढ़ना है, पीरियडिक टेस्ट को बढ़िया करना है। पीरियडिक टेस्ट को बढ़िया करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा मतलब 3 चैप्टर तो बढ़िया से पढ़ लेंगे। फाइनल में 3 चैप्टर तो पढ़ा हुआ रहेगा ना। हम इसको नॉर्मली अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। फाइनली मेहनत तो करना ही है, तो अभी कर लेते हैं यार। ठीक नहीं स्नेहा? कैलोरिक थ्योरी ऑफ उष्मा, आगे लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, किसको पता है कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट? अच्छा, शुरू ही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हीट इज एन इनविजिबल, हीट इज एन इनविजिबल, weightless and odorless fluid.
बोलोगे हाँ हीट फ्लूइड कैसे हो गया? हाँ, इस थ्योरी के अनुसार हीट एक फ्लूइड है। समझी सुरमिता? हीट एक फ्लूइड है, पता है? कैलोरिक थ्योरी कहता है तो है। लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हीट इज एन इनविजिबल वेटलेस एंड ऑर्डरलेस फ्लूइड। ये क्या है? इनविजिबल है, जो दिखता नहीं है। हीट को देखा है किसी ने? नहीं देखा है। वेटलेस, इसको वेट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। क्या इसमें कोई ऑर्डर होते हैं? कोई ऑर्डर भी नहीं होते। ऑर्डरलेस फ्लूइड है, कॉल्ड कैलोरिक। ODOUR, ऑर्डरलेस। ठीक है, लिखे हो ना संजय? ऑर्डरलेस फ्लूइड कॉल्ड कैलोरिक, जिसको हम कैलोरिक बोलते हैं। ठीक है, तो कैलोरिक थ्योरी सब कुछ चलता आ रहा था, लेकिन ये थ्योरी फेल हो गया एक समय पे। एक समय पे फेल तब हो गया जब फ्रिक्शन वाली बात है, फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है इसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं देता, इसलिए थ्योरी फेल हो गया। लेकिन थ्योरी है था। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट स्टार पॉइंट। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन सुन के लिखने में कोई दिक्कत नहीं ना संजय? तुम अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करो, बहुत खराब हैंड राइटिंग लिखते हो, और लाइनिंग वाला कॉपी यूज करो। बोर्ड एग्जाम में लाइनिंग वाले कॉपी होते हैं, ठीक है ना? अभी से इम्प्रूव करना है, क्योंकि तुम सीबीएसई को, और सीबीएसई को जितना अच्छा सजेशन मैं दे पाऊंगा दूसरा नहीं दे पाएगा। यहाँ के सारे बच्चे को देखा है मैंने, सब सफेद वाला पेज पे लिखता है। ये गलत है, हैंड राइटिंग यहीं से खराब होता है। देखो ये लिख रहा है, इसका भी हैंड राइटिंग बहुत खराब था, इसलिए मार्क्स कम है इसके। अभी ये लोग टॉपर का आंसर सीट कर रहे हैं, अगर तुम मतलब समय मिले तो थोड़ा जाके पीछे देखना, छुट्टी के टाइम पे देखना उसके आंसर सीट। कितनी मस्त हैंड राइटिंग में लिखा। जा एक बार देख क्या, दौड़ के जा पीछे। हाँ अभी जाना, वो चले जाएगी, देख क्या जा, उसको दिखाओ टॉपर कैसे लिखते हैं आंसर। वैसे ही घुमा दो कॉपी, देख लेगा। जल्दी देख क्या, देखो कैसे लिखा है, पता चल गया ना? ऐसे लिखना होता है। बोलोगे कि सर टॉपर का सीट आपको कैसे मिल गया? भाई आते हैं, सब कुछ आते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो हमने क्या बोला? दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन। दिस थ्योरी फेल्ड टू एक्सप्लेन द प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको, मतलब उसको एक्सप्लेन करने में ये थ्योरी फेल हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट बाय द फ्रिक्शन, फुल स्टॉप। सो दिस थ्योरी was replaced by dynamic theory of heat. So this theory was replaced by dynamic theory of heat. जिसको स्प्लिंग में प्रॉब्लम है पूछ लेना, पूछोगे नहीं तो अभी नहीं पूछोगे तो कब पूछोगे? 11th में जितना मर्जी पूछ लो। डायनामिक DYNAMIC, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। तो जब ये थ्योरी फेल हो गया कैलोरिक थ्योरी, तो उसके जगह पर डायनामिक थ्योरी आया। ये केस स्टडी भी चल रहा है, बचपन की कहानी, उसके बाद हीट स्टार्ट होगा, ठीक है ना? आगे तो सवाल उठता है कि सर कैलोरिक थ्योरी तो आपने बता दिया, तो डायनामिक थ्योरी क्या है? तो लिखे हेडिंग दीजिए, डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी comma all substances ब्रैकेट में लिखना सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस, ब्रैकेट में लिखना सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, ब्रैकेट क्लोज। रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंटिन्यू करो। ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ, ब्रैकेट वाले को मैंने नहीं बोला, ठीक है ना? दिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो बने होते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक है? फुल स्टॉप। कंटिन्यू करना है। These molecules are in the state of continuous random motion. These molecules are in a state of continuous random motion. State of continuous random motion. सौम्यदीप बोला कि मंडे तक नहीं आएगा, मतलब आज
संक्रांति है, मस्ती करेगा, बोला सर आज मस्ती करूंगा। और कल कीर्तन है, उसमें भजन गाऊंगा। उसके हाँ छुट्टी दे दी। कल छुट्टी दे दूँ? क्यों? कल आज तो पिकनिक है ना। अच्छा तुम्हारा भी? ओ, और कल 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 कौन सा रात क्लास को है है? ना, बट कल रात को ना। कल रात को क्लास है, हो पाएगा ना? रात को कब है? एक दिन बस। कल रहेगा कहाँ पे ये बता। घर पे ही रहूंगा। घर पे रहेगा तो आ जाना यार, वहीं पे बैठ के 1 घंटे के लिए आ जा, बस बात कर लेंगे बैठ के, ठीक है ना? वैसे मैं सिलेबस देखो 2 दिन पढ़ते हैं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा ना, तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा मेरा तो मजे है भाई। हाँ। छुट्टी लोगे, मेरे तो मजे है, आराम से सोएंगे। लेकिन लॉस तुम्हारा हो जाएगा। अगर आगे आगे पढ़ लेंगे, जल्दी पढ़ लेंगे तो फायदा है ना। घर पे रहेंगे तो आ जा, अगर कोई प्रॉब्लम होता तो चल नहीं आते, अलग बात है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ जा। कल तू घर यहाँ रहेगा या ऑनलाइन? दे रहूंगा। हाँ ये भी कल है, दोनों लोग बैठ कर पढ़ लेंगे, मजा आ जाएगा। प्रतीक्षा भी रहेगी, वो ना नहीं वो ऑनलाइन रहेगी। क्यों? चली गई। ले, ऐसे भी होता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना? 1 घंटे तो मैथ पढ़ाते हैं, बढ़िया से पढ़ लेंगे। 1 घंटा 10 मिनट पढ़ाते हैं। हाँ फिर से बोलिए, कंटिन्यूअस रैंडम। ठीक से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। मोशन। According to this theory, all substances, solid, liquid, and gases are made up of molecules. These molecules are in a state of continuous random motion. RANDM random, MOTION motion. ठीक है, हमने ये बताया कि डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट ये कहता है कि जितने भी सब्सटेंस है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, सभी मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तुम बोलोगे सर एटम से मिलकर बनता है, एटम से तो मोलिक्यूल मतलब मोलिक्यूल कंपाउंड बनते हैं ना, तो एक ही बात हुई। तो मैं बोलूंगा कि टिश्यू से हमारी बॉडी बना हुआ, तुम बोलोगे नहीं सर सेल से बना हुआ है, ठीक है, एक ही बात हुई ना, टिश्यू सेल से बना हुआ है, ठीक है। तो ये मोलिक्यूल जो होते हैं कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, कभी रेस्ट में नहीं। तुम जैसे ये वाल, इसके जो मोलिक्यूल है वो रैंडम मोशन में, ठीक है ना? तुम जिस बेंच पे चेयर पे बैठे हो, उनके सारे मोलिक्यूल वाइब्रेट कर रहे हैं अपने पोजीशन के अकॉर्डिंग, रैंडम मोशन में, ठीक है। लेकिन उनका बीच का फोर्स इतना स्ट्रांग है, उसे भागने नहीं देता, इसको एक डिफिनिट शेप में बांध के रखा हुआ है। परंतु गैसेज के केस में भी मोशन में होते हैं, लेकिन उसके बीच के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं, जिसकी वजह से गैस इधर उधर भाग जाता है। समझ रहे हो ना? लिक्विड का थोड़ा सा उससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। फील करना है, केमिस्ट्री को महसूस करना है, ठीक है। आगे लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। हीट इज एन एनर्जी ऑफ molecular motion. Heat is an energy of molecular motion which is equal to the, सोल्व हो रहा है क्वेश्चन या नहीं हो रहा है? Heat is an energy of molecular motion which is equal to the sum of total of the kinetic energy, which is equal to the sum of, एक सेकंड रुको, मैंने बोला कि हीट इज एन एनर्जी ऑफ मोलिकुलर मोशन, मतलब हीट जो है एक एनर्जी है मोलिकुलर मोशन का, विच इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल, हाँ सही है, सम ऑफ टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ द टोटल ऑफ द काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecules of a body, POSSED, possessed, POSSED, possessed by the molecules of a body. संजय अगर दिक्कत हो रहा है तो पूछो, पूछने से कोई बेइज्जती वाली फीलिंग, हम लोग की अभी कोई इज्जत नहीं है, ठीक है ना? इज्जत उस दिन होगी जिस दिन टॉप कर लेंगे, और नहीं किए तो नालायक ही रह जाएंगे। तो इससे अच्छा अभी पूछ लेते हैं, अभी बेइज्जती कर लेते हैं, ठीक है? बेइज्जती वाली कोई बात ही नहीं है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, बात खत्म। दिक्कत हो रहा है तो हो रहा है, तुमको तो इतना भी आ रहा है, हमको तो बहुत नहीं आता था, बहुत गलत लिखते थे पहले, ठीक है ना? क्या लिखा? possessed by the molecules, ठीक है, of a body by virtue VIRTUE, virtue of their translational TRANSLATION TRANSLATION translational, vibrational VIBRATIONL, vibrational, and rotational motions
एंड रोटेशनल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, आते हैं एग्जाम में। डायनामिक थ्योरी ऑफ हीट पूछ लेगा, या हीट का डेफिनेशन, ठीक है ना। हमने बताया कि हीट जो होता है एक एनर्जी है, ठीक है, ऑफ द मोलिकुलर मोशन, मतलब जो मोलिकुल होते हैं वो मोशन करते हैं, कोई भी मोलिकुल होते हैं तो मोशन करते हैं, तो उससे जो निकलने वाला एनर्जी है हीट। अब समझ में। अब बोलोगे कि सर मोशन किस प्रकार का, तो मोशन चाहे ट्रांसलेशनल हो, चाहे वाइब्रेशनल हो, चाहे फिर रोटेशनल हो, तो इन सब से जो एनर्जी निकलती है काइनेटिक एनर्जी, उन सब का सम, इन सब को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तब जो होगा वो हो जाएगा। आया बात समझ में। 11 बज चुके हैं, तो हाँ बज चुके हैं। कितने क्वेश्चन किए? बहुत स्लो है, आधा घंटा में तो 5 नंबर मिला है तुझे आधा घंटा में। सुंदर हैंड राइटिंग भी चाहिए और स्पीड भी होना चाहिए। अब तुम खुद देखो, एक एक नंबर वाले किए 5 किए ना, आधे घंटे में तुमने 5 नंबर लाए, तो 1 घंटे में 10, 3 घंटे में 30 नंबर। मतलब हैंड राइटिंग सुंदर चाहिए, स्पीड भी चाहिए, एकदम बुम बुम वाला स्पीड चाहिए, ठीक है। तो आप आ गया होगा ऑटो ना, तो फिर फोल्ड कर लीजिए, घर पे जाके करिए, और आज शाम को लेके आना है इसको पूरा एकदम, जितना टाइम लगे लगे। सबसे देखो मैं बोल रहा हूँ, मेरे बातों पे यकीन कर रहे हैं। जयदीप बता, एसएसटी के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है? इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए थोड़ा लेना है या नहीं लेना है? आगे ना समझ में। अब स्नेहा भी है, स्नेहा से भी पूछ सकते हो। एसएसटी इंग्लिश 4 दिन ढंग से पढ़ दोगे ना, फाड़ के आ जाओगे, ये मेरा मानना है। मेरे हिसाब से देखो तो एक ही दिन में फाड़ दोगे, ठीक है, लेकिन हम तुमको 4 दिन दिए, 4 सब्जेक्ट है, 4 दिन ढंग से पढ़ दोगे, फाड़ के आ जाओगे। लेकिन मैथ तुम्हें फाड़ के रख देगा, सही है कि नहीं? मैथ बजा देगा। तो मैथ को बहुत पढ़ने की जरूरत है। पढ़ने की पढ़ तो तुम लिए हो, दिमाग तो चल रहा है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे अभी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर वाइज करते तो दिमाग चलता है, लेकिन ऑल इन वन जब आ जाता है पूरा का पूरा मिक्सअप होके, तो दिमाग थोड़ा कम चलता है। तो इसी में अपने दिमाग को ज्यादा चलाना है। सबके लिए कॉमन बात बता रहा हूँ, तुम्हारे लिए भी बता रहा हूँ। एक एक चैप्टर करते हैं तो समझ में आता है, और 10 चैप्टर का एक साथ मिला के पूछ लिया जाए लाइक सिंपल पेपर, तो फिर दिमाग स्लो हो जाता है। तो उसको वहाँ पे स्पीड को बढ़ाना है, ठीक है। और ये कैसे बढ़ेगा, जब हम पेपर सोल्व करेंगे बैठ के। तो आइए शाम को करके, और वर्मा जी का भी बुक लेके आइएगा थोड़ा। हाँ हम लेंगे नहीं, आप ही के पास रहेगा, हम बस देखेंगे पढ़ाने के टाइम पे। ओके। और स्नेहा तुम्हें भी सलाह दूंगा, हाँ चले जाओ तुम लोग। क्या साइंस का पेपर नहीं मिला? किसी बच्चे को दे दिया है, आज दे दे शाम में ढूंढ जाएगा। एक यहाँ पे होता तो मिल जाता, उसी दिन किसी को दे दी, कोई बोल नहीं रहा है, पता नहीं, ठीक है। यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आओ सामने। तो डायनामिक थ्योरी हमने पढ़ लिया, मजा आ गया। अब लिखो यूनिट्स ऑफ हीट। यूनिट्स ऑफ हीट अगला टॉपिक है, यूनिट्स ऑफ हीट। हाँ मैं ये बोल रहा था, स्नेहा को बोल रहा था, स्नेहा जयदीप तुम सबको बोल रहा हूँ, अगर फिजिक्स को गहराई में जाना है, फिजिक्स को अगर महसूस करना है, तो तुम्हारे पास एच सी वर्मा का बुक होना चाहिए, ठीक है। अब बोलोगे कि सर ये मतलब हम खुद से, उसके थ्योरी मुश्किल है, कठिन शब्दों का संग्रह है, ठीक है, लेकिन देख के फील नहीं आएगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा बुक को, लेकिन जब पढ़ोगे ना तो अंदर से गदगदा जाओगे। एकदम छोटे छोटे देखे थे ना, थोड़ा दिखाया था ना मैंने तुम्हें फिजिक्स का बुक, तो थोड़ा अच्छे से लिखा था, ये बच्चों के लिए था। जो तुम्हारा बड़े लोगों का बुक है तो ऐसा पेज रहेगा, ये एक पेज है, इस पर 2 सेक्शन किए हुए हैं, ऐसे करके लिखा हुआ है एनसीईआरटी की तरह। तो एनसीईआरटी का फंड साइज बड़ा है, उसका फंड साइज बहुत छोटा है, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में ओनली मिलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो अभी तो तुम्हारे पास टाइम है, तो जैसे पढ़ सकते हैं मजे के लिए, बाकी नॉर्मली पढ़ाई करना है। थोड़ा बहुत कोई चैप्टर जैसे मान लो कि शुरू का असर नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जो चैप्टर पढ़े उसको तो पढ़ सकते हैं ना, खरीद लीजिए दुकान में, ऑनलाइन में 20-30% सस्ता मिलता है, दुकान में भी मिल जाता है, मार्केट में मिल जाएगा। बोलोगे कि सर बहुत ज़्यादा दाम होगा, वही 400 रुपये के आसपास होगा, एक खरीद लो, वॉल्यूम 1 खरीद लो, सही है। और टीचर लोग इसको सलाह क्यों नहीं देते हैं, यूट्यूबर सब कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं, टीचर से भी सॉल्व नहीं होता बुक, दिक्कत ये है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं कि वेस्टेज ऑफ टाइम। सिंपल सी बात समझो कि वो जो सॉल्व कर लिया वो जेई क्वालिफाई नहीं करता या नीट क्वालिफाई नहीं करता, उसका टॉपर बनता है बात समझ में। और टीचर से भी सोल्व होता है। अगर मेरी बात करो पर्सनली, मैं अपनी भी बेइज्जती कर लेता हूँ, मेरे से भी सोल्व नहीं होगा पूरा, आया बात समझ में। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं तो करके सीख के फिर तुम्हें सिखा दूंगा, मतलब कोई ऐसा नहीं कि सारा का सारा
जैसे मान लो 20 क्वेश्चन है तो 20 का 20 वन शॉट्स में मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे भी प्रैक्टिस करके आना पड़ेगा। 2-4 क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। कुछ समझ में आया? बेइज्जती करने में हमें शर्मिंदगी नहीं महसूस होती है। अब बाकी डीसी पांडे ये सब जो है तुम्हारा क्या है, अरोड़ा सबसे आसान है अरोड़ा, और सब लोग यही सजेस्ट करते हैं। बहुत सारे टॉपर ने डीसी पांडे का भी सजेस्ट करते हैं। डीसी पांडे बोला ना, हाँ वही बोल रहा हूँ। डीसी पांडे और एचसी वर्मा, एचसी वर्मा 1 नंबर, डीसी पांडे 2 नंबर, उसके बाद अरोड़ा, और सबसे जो बेस्ट पॉपुलर बुक है वह है प्रदीप का, ये सभी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अरोड़ा और प्रदीप ये सभी पढ़ते हैं। तो मैं ये नहीं कर देखो मेरा थ्योरी बेस्ट है। 12th के लिए मैं तुम्हें गारंटी लिख के दे सकता हूँ। 11th में तो थोड़ा बहुत नहीं भी आता है, क्यों? क्योंकि ये रीजनल वाला का दिमाग अलग तरीके से चलता है, कई सारे रीजन्स होते हैं, लेकिन सीबीएसई पूरे देश में एक ही होता है। ठीक है, तो जो तुम्हारा 12th का होगा, जैसे मैंने 10th में गारंटी दे दी, तो वैसे गारंटी देता हूँ कि एक एक क्वेश्चन कॉपी से आएगा, नहीं आया तो पूरा पैसा वापस 1 साल का। ठीक है, मतलब 12th में। और काफी अभी देखो तुम बताओ 10 चैप्टर अभी तक हो पाया, मात्र 11वां चल रहा है। बोर्ड एग्जाम आने वाला 11वां चैप्टर। सर इतने दिन आप कर 3 दिन पढ़ाते तो भी 11वें चैप्टर पे है। मतलब सोचो कि कितने डीपली पढ़ाते होंगे। और यकीन नहीं हो तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, एक चैप्टर पे 20 दिन पढ़ाए हैं, एक चैप्टर को 20 दिन पढ़ाए हैं। दूसरा चैप्टर, चैप्टर 2 18 लेक्चर दिए हैं। मतलब क्या है आखिर उसमें? कॉन्सेप्ट है, इसी चीज को सीखना है। तुम्हारे टाइम पे और भी ज्यादा क्लास देने की सोच रहे हैं ताकि और भी स्पीड अप किया जाए। यूनिट क्या होता है बता संजय से, क्या नाम है? स्नेह, बोल तू बोल। केल्विन गता के का, हाँ तू बोल। स्नेहा बोलो, हिट का ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, कुछ भी बोलो। केल्विन टेम्परेचर का है। अब बोलोगे कि सर टेम्परेचर हीट अलग है क्या? जी हाँ अलग है, हीट अलग है, टेम्परेचर अलग है। बोलो। जूल शायद, शायद नहीं, 100% सही बोली है, आखिर मेरी स्टूडेंट है ना। जूल है तो तू बोल रहा था, सोच रहा था ना, इसने बोला। ठीक है, तो कैसा यूनिट जूल है। ठीक है, कैलोरी भी है, जूल भी है, कैलोरी जूल में रिलेशन है। ठीक है, कैलोरी भी बोलने से होगा। कैलोरी क्या है? सीजीएस यूनिट है। ठीक है, तो लिख लो स्टार डाल कर, द सीजीएस यूनिट। स्नेहा ने दिमाग लगा लिया, पता है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, पहला लाइन पढ़ी होगी। हाँ, एनर्जी का जूल होता है तो हीट होगा तो जूल होगा भाई। यही सोचा ना स्नेहा तूने? हाँ सर यही सोचा था। देखो मुझे पता है ये क्या सोचेगी। इज कैलोरी, इसको हम कैल से दिखाते हैं। द सीजीएस यूनिट ऑफ हीट इज कैलोरी। वही होता है कि कोई बच्चा ज्यादा दिनों से अगर टीचर के संपर्क में है तो बच्चा सोचने क्या भला है कि नस नस को पकड़ लेता है टीचर की। अभी देखो, देखा संजय, इसने क्या सोचा होगा वो बता दिए। तुम्हारा भी बता देंगे, थोड़ी दिन पढ़ो 1-2 महीना, फिर तू क्या सोच रही है हमें पता होगा। तुम जो क्वेश्चन पूछने वाला होगा हमें पहले से पता होगा कि तुम अभी ये पूछने वाले थे, ऐसे बोलो। हड़ताल की बात है क्या? वो तो हड़ताल की बात है। हाँ, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, कैलोरी को डिफाइन कर लेते थोड़ा। ठीक है ना, स्टार पॉइंट हैश पॉइंट जो भी बोलना है बोल सकते हैं। देखो 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द, मन में सवाल उठता है ना कि सर कैलोरी 1 कैलोरी कितना होता है, सवाल उठता है कि नहीं संजय? अब तुमने सुना होगा कि यार दूध पीने से इतना कैलोरी एनर्जी मिलता है, ऐसा वैसा टाइप का कैलोरी भी पढ़े थे ना, लिखा होता है ना दवा हुआ पे या फिर कोई खाने के सामान वगैरह पे। इतना कैलोरी गेन करना चाहिए। हाँ, तो वही है 1 कैलोरी होता क्या है। 1 कैलोरी इज डिफाइंड एज द हीट एनर्जी, 1 calorie is defined as the heat energy required to raise यहाँ पे हीट के टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है ना, 1 calorie is defined as the heat energy required to raise the temperature of 1 gram of water, required to raise the temperature of 1 gram of water through 1 degree Celsius, through 1 degree Celsius, थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। अब ये बात अगर समझ में ना आए तो ब्रैकेट में लिख लो ऐसे, फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। हम लोग ये कहा है सर, ये कुछ भी नहीं है, मजाक है। लिखना 1 डिग्री सेल्सियस लिख ली, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। समझ में नहीं आया क्यों लिखा? अरे वो लिख दे यार, जो बोल रहा हूँ वो करना। अजीब आदमी है। अब मैं थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि 1 कैलोरी जो होता है हीट एनर्जी होता है, जिसमें तुम्हारा जो पानी है 1 ग्राम पानी को, 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने में जितना
अब तुम बोलोगे कि सर 0 से गर्म करेंगे 1 पे, अब तुम बोलोगे कि सर पानी तो पहले ही 10 डिग्री पे है या 18 डिग्री पे है, तो वही हमने लिख दिया कि भाई मान लो कि अगर ये 14 डिग्री पे है, पानी अगर पहले से 14.5 डिग्री सेल्सियस है इसका नॉर्मल टेम्परेचर, तो इसको यही होता है ना सामान्यतः, इसको 1 डिग्री बढ़ाएंगे 15.5 करेंगे, 1 ग्राम पानी को 1 ग्राम वाटर को 14.5 से 15.5 मतलब 1 डिग्री बढ़ाया, तो इसके लिए जितना एनर्जी लगेगा वो है 1 कैलोरी। आ गया समझ में? याद रहेगा, भूलेंगे कभी? पानी के एक टेम्परेचर को 1 ग्राम पानी के टेम्परेचर को बढ़ाने 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा वो 1 कैलोरी होगा, आसान भाषा में। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ऐसा यूनिट ऑफ हीट इज जूल। SI यूनिट ऑफ हीट इज जूल, जिसको जे से डिनोट करते हैं। अब मन में सवाल उठता है कि सर फिर जूल और जो कैलोरी है उसमें भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, कुछ संबंध होगा। 1 जूल कितना होता है या 1 कैलोरी कितना होता है? तो 1 कैलोरी जो होता है वो होता है 4.186 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू, कैलोरी को CL भी लिख सकते हैं, 4.186 जूल। अब बोलोगे सर 1 जूल कितना होता है, तो इसको ले जाके इधर डिवाइड कर दे, इतना कैलोरी। ठीक है, ये हो गया यूनिट ऑफ हीट के बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। सौम्यदीप कर लिया पार्टी रे? फ्यूचर में बोला जा रहा है, लेकिन सौम्यदीप प्रेजेंट में सुन रहा है, सही है ना? अगला टॉपिक है ये, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इसको डिफाइन करते हैं। जब तुम स्कूल जाओगे ना तो ये सब चीज सर बोलेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हाँ तुम भी कुछ जानते हो, पहले से पढ़ रहे, पहली बार हम आगे बढ़े हैं क्या जयदीप? जब शुरुआत किए थे उसके बाद अभी तो तुम्हारा पुराना चैप्टर खत्म होगा, इसके बाद ये चैप्टर शुरू किया जाएगा, तब तक तो हम खत्म करने वाले होंगे। हमने बोला था कि फर्स्ट में पीछे चल रहे, टेंशन मत लो, फर्स्ट बहुत लेंदी, अच्छे से पढ़ना है, सेकंड कुछ नहीं है, मजे ही मजे है। बोलोगे थर्मोडायनामिक्स चैंपियन है, थर्मोडायनामिक्स का टॉपर है अपने बैच के। थर्मोडायनामिक्स बुक था यार, सब्जेक्ट था हमारा 3rd सेमेस्टर में। अब समय तुम्हारा चैप्टर है, हमारा बुक था, सब्जेक्ट था, तो थर्मोडायनामिक्स और भी मजेदार है। अब बोलोगे कि सर वेव्स भी है, तो वेव्स है तो है, लाइट रे होता था, कलेक्शन ऑफ रे वेव होता है। ठीक है, मतलब जितना भी फिजिक्स 2 में है मजे, मतलब कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनना है, लिखना है, समझना है, रीडिंग करना है, आ जाएगा सेकंड फिजिक्स। फर्स्ट को तुम संभालो, सेकंड हम संभाल लेंगे। सही है जयदीप? फर्स्ट फिजिक्स को बढ़िया से रिवाइज करो, उसको तुम संभालो, सेकंड तो वैसे ही तेरे दिमाग में घुसा देंगे, कॉपी पेस्ट। देखो ईट में भी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द वर्क दैट, सुनने में अजीब सा लग रहा है, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मतलब कुछ खतरनाक टॉपिक होगा, लेकिन जब डिफिनेशन लिखोगे बोलेंगे हाँ ये होता है क्या? और ये भी तुम जानते हो, 10th में पढ़ चुके हो, ये पढ़े हो, J इज इक्वल टू W/Q, यही तो है, यही तो है। इसको थोड़ा सिस्टम में लिख रहे हैं। ठीक है, इट में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट मस्ट बी डन, work that must be done to produce a unit quantity of heat, to produce a unit quantity of heat, to produce a unit quantity of heat। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट जो है ये वर्क है, ठीक है, वर्क डन है यूनिट क्वांटिटी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। सुनो, यूनिट क्वांटिटी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े, हीट तो ऐसे प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा, एक्सरसाइज करते हो तब गर्मी फेंकता है, ठीक है ना? तो यूनिट क्वांटिटी हीट प्रोड्यूस करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े वो है जूल इक्विवेलेंस, जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस। आगे बात समझ में? पढ़ के देख लो डिफिनेशन, आ गया ना? तो नीचे लिख लो J इज इक्वल टू W/Q, J इज इक्वल टू W/Q। अब बोलो कि ये J क्या है सर? तो J है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ये बता रहा हूँ, अभी रुक जाओ, पहले ये लिख ले। यहाँ पे ऐसे लिख दो, स्टार डाल के लिख लो, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट J, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं, इज कॉल्ड जूल्स कांस्टेंट। जूल्स कांस्टेंट बोले, जूल्स मैकेनिकल बोल दो, जूल्स मैकेनिकल
इक्विवेलेंस ऑफ हीट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या फिर जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्नेहा मंडल समझ में आ रहा है? यस सर। अभी कुछ भी नहीं पढ़े, एक पेज तुम्हारा भर गया। देखो तो लग रहा है कि अभी 5 मिनट पहले बैठे हैं क्लास में, ऐसा नहीं फील हो रहा है? बस वही बात है। तो सर ये होता कितना है? वन जो अपना है, मान लीजिए कि जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, ये कितना होता है तो ये बताओ। उसी के नीचे लिखो, नॉर्मली भी लिख सकते हो, स्टार डाल के भी लिख सकते हो। ये जे जो होगा ये होता है 4.186 जूल पर कैलोरी, जूल पर कैलोरी। ठीक है, जिसको हम अर्ग में अगर कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 4.186, ठीक है, इंटू 10⁻7 आ जाएगा अर्ग में जाने के लिए, पता है ना, जूल में लिखते थे तो 10⁻7 बस आ जाएगा, और ये हो जाएगा अर्ग पर कैलोरी। जूल को अर्ग में जब लिखते हैं तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई हो जाता है सीजीएस में, याद है ना संजय बाबा? तो ये हमने हीट को पढ़ा, अभी बस बेसिक का एक वर्ड पढ़ा, एक वर्ड हीट। अब बात करेंगे टेम्परेचर का, फिर दोनों में डिफरेंस का, उसके बाद मेन चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन इधर से ही बनते हैं। देखो टेम्परेचर, अगला टॉपिक है टेम्परेचर। बता जयदीप टेम्परेचर क्या है? सिस्टेमेटिक वे में बात करें, द हीट व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर एटमॉस्फेयर इज नोन एज टेम्परेचर। हो सकता है, ठीक है, चलेगा। अपने पर हीट लिखो, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से बात करेंगे, यहाँ पे थर्मल प्रॉपर्टी पर है तो थर्मल स्टेट के टर्म में बात करेंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, टेम्परेचर तो मतलब ये भी तो हम बोल सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस कोल्डनेस, ये भी बोले थे 7th 8th में। ठीक है, देखो टेम्परेचर में भी डिफाइंड एज द, टेम्परेचर में भी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर में भी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी which decide the direction of flow of heat, which decides the direction of flow of heat energy from one body to another, from one body to another when they are placed in, when they are placed in thermal contact with each other, when they are placed in thermal contact with each other। टेम्परेचर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि ये, सुनो ध्यान से, टेम्परेचर जो है थर्मल स्टेट है किसी भी बॉडी का, ठीक है, जो डिसाइड करता है हीट के फ्लो के डायरेक्शन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब ये दोनों थर्मली कांटेक्ट में होते हैं एक दूसरे के। आया बात समझ में? थर्मो का मतलब हीट होता है, थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना? थर्मो मीन्स हीट और डायनामिक्स मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो फिर से अब डिफिनेशन को पढ़ के देखो, टेम्परेचर में भी डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी, ये किसी भी बॉडी का थर्मल स्टेट है, विच डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट एनर्जी, जो डिसाइड करता है जो हीट एनर्जी फ्लो होता है उसके डायरेक्शन को फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, ये है ना, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन अ थर्मल कांटेक्ट विद ईच अदर, जब ये दोनों एक दूसरे के थर्मल कांटेक्ट में होते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारा एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर तुमने लिक्विड डाल दिया तो एक लेयर गर्म होगा, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, पांचवा लेयर, थर्मल कांटेक्ट में तो सारे लेयर एक दूसरे के, तभी तो गर्म हो रहा है। या कोई रोड को गर्म कर रहे हो तो यहाँ पे आग जलाया, यहाँ पे भी गर्मी आ जाता है क्योंकि ये थर्मल कांटेक्ट में है, इससे ये, इसके मोलिक्यूल से ये, इससे ये, सारे मोलिक्यूल एक दूसरे को गर्म करेगा, लास्ट में यहाँ पे भी गर्मी आ जाएगी। मतलब क्लियर हुआ पूरा? बोलो कि सर वो वाला डिफिनेशन भी तो सही था, कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन से पढ़े थे ना यार, तो फिर बच्चा में बड़ा में फर्क क्या हो जाएगा? सही है ना? हमें तो ये बोला थोड़ा ढंग से लिखना पड़ेगा ना, हम 11th के बच्चे हैं, मतलब तुम हो, हम नहीं है, हम 11th को बच्चे को पढ़ाने वाले टीचर हैं। देखो हीट वर्सेस टेम्परेचर, सुनने में दोनों सेम लगता है ना, लेकिन डिफरेंस है।
हीट वर्सेस टेम्परेचर, एक साइड लिखो हीट, दूसरे साइड लिखो टेम्परेचर। अगर मेरे से पूछा जाए सर 12th में टॉप करना ज़्यादा आसान है या 10th में, मैं बोलूँगा 12th में, मैं बोलूँगा 12th में। मेरे से अगर पूछा जाए, मेरे से तो, बाकी तुम लोग 10th में बोलोगे मुझे पता है, क्योंकि 10th हमको ज़्यादा मुश्किल लगता है। उसमें इंग्लिश पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़ना पड़ता है, SST में साला इतना सारा दिमाग का भरदा बना देता है। यहाँ पे क्या है, साइंस और मैथ 2 ही चीज़ तो पढ़ने हैं इस हिसाब से देखा जाए। और जिसको पढ़ने में मजा भी आता है, वो अकबर, बरबल, रजिया, सुल्तान, ये सब पढ़ के क्या मिलता है? कुछ फायदा नहीं होता है, मजा नहीं आता है। और यहाँ पे क्या, हमें फायदा हो रहा है। अगर सिस्टमेटिक तरीके से तुम लोग अभी क्या किया, जमा लियो पढ़ाई को, बहुत ज़्यादा कर लियो, लेकिन अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी प्यार से अगर जागो, कुछ नहीं करना है, जितना पढ़ा है डेली पढ़ना। आज तो पहला दिन है ना क्लास का, चैप्टर का, पहले इसको पढ़ लेना, मतलब जो पढ़ा है उसको कंप्लीट कर लेना, और ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। अभी जो एग्जाम में आने जाना, तुम इसी में 3 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करो ना। चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स या फिर फ्लूइड, पहले फ्लूइड पढ़ाया फिर सॉलिड्स, एकदम प्यार से डेली 2-2 पेज करके पढ़ो, डेली 2-2 पेज करके। 7 दिन है एग्जाम के, 14 पेज हो जाएगा, दोनों चैप्टर तेरा कवर हो जाएगा भाई, आराम से हो जाएगा, एकदम बुम कर दोगे सीधा जाकर फिजिक्स को। सही है, बोलोगे कि सर उसके बाद 1 महीने हमारे फाइनल एग्जाम में डेली 2-2 चैप्टर, आगे का एकदम कंटिन्यू रखो, आगे वाला छूटना नहीं चाहिए। अब पीछे से डेली 2-2 चैप्टर पढ़ो, 30 दिन में 60 चैप्टर गिनती कर लेना, उतना ही होगा। सही कि नहीं है? 10 पेपर ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, जहाँ पे नहीं ना मामा वहाँ पे कहना मामा ज्यादा अच्छा है ना। 2 पेज डेली नहीं सीख पाओगे क्या? आराम से सीखा जा सकता है। बोलोगे कि सर केमिस्ट्री में भी 2 पेज है, मैथ में नहीं, मैथ में 5 क्वेश्चन डेली 5 क्वेश्चन पीछे का करना है, वो तो हो ही जाता है। आराम से हो जाएगा, तो एकदम बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं भाई। मुझे 11-12 ज़्यादा आसान लगा था, 10th मुश्किल लगा था। हमको तो लग रहा था हम फेल कर जाएंगे 10th में। SST तो बिल्कुल नहीं आता रहा था, और बताए थे जयदीप को अपना स्टोरी, एक ही दिन में SST पढ़ के बुम मारे थे सबसे ज़्यादा मार्क्स। अरे पूरे हमारे 10th के बैच का बताया। ये बैच में नहीं था ना, भाग गया था ना एक दिन में। लिखो हीट वर्सेस टेम्परेचर, एक साइड लिखो हीट, दूसरे साइड लिखो टेम्परेचर। तुम लोग करना ही नहीं चाहते हो। रात में भी वही बात समझा रहे थे चुप को और इसको, कि तुम लोग भाई SC ST हो, तुम OBC हो क्या? स्नेहा तुम OBC हो ना? हाँ ये OBC होगी, मंडल और रुद्र कौन सी है OBC। ST? ओबीसी। हाँ OBC वाले को तो भाई बहुत ही कष्ट देना पड़ता है। तुम गूगल पे सर्च करोगे IIT-JEE कट ऑफ, मैं IIT-JEE की टर्म में बात करता हूँ, बुरा मत मानना स्नेहा। नीट भी सेम चीज़ है, फिजिक्स केमिस्ट्री से में, बस मैथ इसमें है, इसमें नहीं है। बाकी बात करोगे पेपर के मतलब मुश्किल और आसान में बात किया जाए, तो JEE के फिजिक्स केमिस्ट्री मुश्किल होता है, नीट वाले आसान होते हैं। यही तो वजह है कि नीट में कट ऑफ ज़्यादा जाता है, JEE में कम जाता है। ठीक है, तो जो JEE का हिसाब से फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ लिया, उसका नीट आराम से क्लियर हो जाएगा। तो वही रात में बता रहे थे कि जब मैं अपने बैच के टाइम की बता रहा हूँ, मतलब जब हम पढ़ रहे थे तो टीचर जो बात लिखे थे एकदम दिमाग में भी सेट है। नीरज कुमार के बैच में थे, लिखा था कि कट ऑफ गया है जनरल का 193 मार्क्स, ठीक है, OBC का गया था 190 मार्क्स। 3 का ही तो। भाई तो बेइज्जती कर रहा है फालतू, कैसे से जनरली बोल लेते हैं हमको भी, सही है ना? 3 मार्क में भी अच्छा खासा रैंक का डिफरेंस था। अरे अच्छा खासा करना ना, कुछ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद देखो SC ST का बता रहा हूँ, पहले लिख लेता हूँ, हंसोगे तुम। 70 मार्क्स इतना ले आए तो JEE मिल जाता था। बोलोगे कि सर अभी नहीं, अभी जाग चुकी है जनता। उस टाइम पे तुम देखो ना, मेरे टाइम पे ले लो, तुम अपने पापा के टाइम पे ले लो, कितने SC ST वाले लोग हैं जो JEE में थे या नीट की पढ़ाई कर रहे थे, कोई भी ना के बराबर, जीरो। बस थोड़ा बहुत जागरूक थे, इसलिए कोई पढ़ना ही नहीं चाहता था, वैसे सीट खाली रह जाता था, कॉलेज का सीट खाली, बच्चे कम पड़ जाते थे। अब इतना भी नंबर नहीं लाएगा तो यार कैसे लिया जाएगा उसको, बताओ? 120 नंबर, 30 नंबर कम, सही है कि नहीं? आप बोलोगे PD, अगर तुम अपना हाथ पैर कटवा लो, ठीक है, तो 45 नंबर लाके जा सकते हो उस कॉलेज में पढ़ने के लिए। ठीक है, ये 1 1 होता तो ज्यादा अच्छा लगता। क्या 1 लगा देता तो थोड़ा ठीक होता, पर 1 लाएगा वो भाई, 70 नहीं ला पाता था वो बच्चा। अभी जब से अपना नया भारत बना है, मतलब BJP आई है, इतना ना बूम कर दिया ना इन लोग को। ये गलत बात नहीं है, अच्छा बात है कि सब लोग अभी जागरूक हो गए, सब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, कोटा भी केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन 27% है SC ST का, पता है? 27% रिजर्वेशन है।
हर जगह पे रिजर्वेशन। तो ये लोग भी अभी, अब इसका इतना कम नहीं, अभी जाता है 100 पार करता है इस रेस्पेक्ट में देखा जाए तो। अभी तो सारा सिस्टम ही बदल दिया है ना, मेन एडवांस कर दिया। हमारे टाइम पे अलग होता था जी, और AIEEE से NIT में जाते थे, हमारा JEE नहीं निकला था, 2 बार प्रयास किए नहीं निकला, तीसरा बार डर लग गया, भाग गए। ठीक है, तो होता है कभी कभी, किस्मत भी धोखा दे देते हैं। ठीक है, तो अभी दोनों एक ही हो चुका है। इस हिसाब से अगर अभी के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो मैं JEE मेन क्वालिफाइड, एडवांस नहीं। समझ में आ गया ना। लेकिन गलती क्या की है ये सब हमको पता है, कोई एक टॉपर नहीं तेरे को बता पाएगा जितना हम बताएंगे। ठीक है ना। UPSC जो क्वालिफाई करता है वो ज्यादा नहीं, वो तो बोलता है कि हम बादाम खा के पढ़ते थे, हमको खाना भी नहीं मिलता था, चना खा के तंबू में रह के, यही सब मतलब ऐसा ऐसा स्टोरी सुनाएगा कि तुम मोटिवेट हो जाओ, परंतु जमीनी हकीकत कुछ और होती है। सही कि नहीं। जिसका 1 नंबर से छूटा है ना, 1 नंबर या 2 नंबर से, उससे पूछो कि गलती कहाँ पे किया, ये ज्यादा परफेक्ट बताएगा। सही कि नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि आराम से हो पाएगा, बस तुम लोग एक बार बूम करो। अभी तो पूरा एक साल 2 महीना तुम सोच के देखो ना, कि तुमने जब न्यूज़पेपर में आते हैं या फिर न्यूज में आते हैं, न्यूज़पेपर या फिर टीवी पे न्यूज, मोबाइल पे बोलता है कि घर पे रहकर सेल्फ स्टडी करके UPSC क्रैक कर दिया, नीट क्वालिफाई किया, खुद के दम पे। होता है कि नहीं। कैसे हो जाता है यार, उसको कौन रास्ता बताता है। तुम्हारे पास मम्मी है, पापा है, तुम्हें इतना सपोर्ट दे रहे हैं। खाली ट्यूशन से थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता ट्यूशन से। एक मार्गदर्शक चाहिए, एक। अगर तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हें टाइम दे रहे हैं, मार्गदर्शक है, तुम्हें मार्गदर्शन दे रहे हैं, तुम्हारे काम को टाइम टू टाइम चेक कर रहे हैं, तुम्हें ये कर रहे हैं, तो तुम क्वालिफाई कर जाओगे, बात खत्म। स्कूल के पढ़ाई से भी नहीं कर पाओगे, खुद के पढ़ाई से, खुद से पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक सिलेबस रखना पड़ेगा। सिलेबस पहला प्रयास हमने भेजा था ना, सिलेबस। सिलेबस देखो, इसमें ये टॉपिक है, मान लो कि कैलोरी, ठीक, या फिर जैसे मान लो कि तुम्हारा ये क्या था, जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट लिखा है, तो जूल मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट मिल गया, सिलेबस मार दिए क्रॉस। जूल इक्विवेलेंट हम ऐसे पढ़ देते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट को बढ़िया से पढ़ लेंगे। जितना बुक है हमारे पास, 3 बुक है, तीनों बुक में पढ़ लेंगे, उस पर बेस्ड जितना क्वेश्चन हो हमको आना चाहिए, बात खत्म। और हम कुछ नहीं जानते, चाहे इसके लिए जो करना पड़े। ठीक है, जैसे सीखना पड़े। इस पे, इस टॉपिक को पूरा क्लियर कर लेना। इस पे बेस्ड कुछ भी पूछ लो हम बता देंगे, कहीं से पूछ लो, दुनिया के किसी भी मतलब एक्सपर्ट को ले आओ हमसे पूछने के लिए, हम बता देंगे। ऐसे करो, फिर दूसरा टॉपिक उठाओ, हमें नहीं चाहिए पूरा सिलेबस। जितना टॉपिक पढ़ ली उतना आ रहा है, बात खत्म, कर दोगे क्वालिफाई। ये वाला टेंडेंसी अपनाना पड़ेगा, समझ रहे हो मंडल। ये नहीं कि एक क्वेश्चन कर लिया, उसी पे बेस्ट डाटा बदल के दे दिया, तो दूसरा में सोच रहे हैं, ये क्या होता है। और ये कब आएगा, जब तुम प्रयास करोगे। परफेक्टनेस कब आता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था क्लास शुरू होने से पहले। कामों में निपुणता कब होती है, प्रयास से। प्रयास करो, कलम से क्रांति लाओ। सही कि नहीं। हिट के तो लोग बहुत बात करते हैं सर, होता नहीं है ऐसा। ठीक है, और ऐसी बात नहीं है, होगा। ठीक है, हमने तो किया है ना, तो मैं भी बोल रहा हूँ तुम भी कर पाओगे। फर्स्ट पॉइंट लिखो, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। जो डेफिनेशन लिखे थे वही लिख दो। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। और अभी ये सब बात मजाक अगर लग रहा है तो बाद में पछताओगे, फिर सोचोगे अरे यार हो पाता, सर सही बोल रहे थे। 1 साल 3 महीने बाद पछताओगे, जब कमलपुर कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, ये तो धर्मनगर में। सेकंड मतलब टेम्परेचर का फर्स्ट पॉइंट लिखो। टेम्परेचर में यहाँ से फर्स्ट पॉइंट लिखो। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। देखो यही से पता चल रहा है, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये है हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है ना। हीट अलग चीज है, टेम्परेचर में हीट होता है, टेम्परेचर हीट की वजह से ये होता है, बढ़ता है घटता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। लिख लिए। हीट का सेकंड पॉइंट लिखिए, हीट का सेकंड पॉइंट, इट इज अ कॉज, इट इज अ कॉज, it is a cause, comma, when some heat is supplied to a body, it is a cause when some heat is applied to a body। तुम अपने टीचर से पूछ सकते हो क्लास में कि सर हीट और टेम्परेचर में फिर डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। मजा आएगा। बच्चे को लगेगा कि टीचर तो बताएंगे, आराम से बता देंगे, लेकिन बच्चे को लगेगा नहीं भाई बंदे में दम है यार, मस्त क्वेश्चन पूछा है। सही कि नहीं संजय। क्या लिखा, इट इज अ कॉज व्हेन सम हीट इज सप्लाइड टू अ बॉडी, टू अ बॉडी, comma, its temperature increases।
इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि यह कारण है, पहले लिख लो, यह कॉज है, मतलब यह एक कारण है। अरे सुन ले भाई, लिखना नहीं है। यह एक कारण है जब हम किसी भी बॉडी को कुछ हीट सप्लाई करते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ये है ना हीट, और टेम्परेचर का एक इफेक्ट है। टेम्परेचर वाले में सेकंड पढ़ लिखो, इट इज एन इफेक्ट, इट इज एन इफेक्ट। है कि नहीं, दोनों डिफर, लेकिन सुनने में पहले, अगर पहली दौर में तेरे से पूछा जाता राउंड 1 में हीट और टेम्परेचर क्या है, लगभग सेम ही है सर, सही कि नहीं जयदीप? 2.2 डिफरेंस देख ले, तीसरा डिफरेंस लिखो, हो गया, ये इट इज एन इफेक्ट, इतना ही है, हो गया, हाँ, इट इज एन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट, यहाँ पे फर्स्ट लिख ले, यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे भी सेकंड, यहाँ पे थर्ड लिखो। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। इट रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मोलिक्यूल ऑफ अ बॉडी। क्या पता ये चीज पूछ भी ले एग्जाम में ना जयदेव, अगर टीचर की नजर में आ गया ये टॉपिक, अगर उसने ये किया तो एग्जाम में पूछ लेगा। Total kinetic energy of a body. It represents the total kinetic energy of the molecule of a body. It represents the total kinetic energy of the molecule of a body. मतलब जितने भी मोलिक्यूल हैं, ठीक है, उन सब के काइनेटिक एनर्जी का सम, चाहे किसी भी मोशन में हो, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, जो भी मोशन में हो, इन सब के काइनेटिक एनर्जी का सम जोड़ देते, सबको बताए थे ना। टेम्परेचर में लिखो, ज्यादा जोश आ गया जयदीप को, एकदम उछल रहा है। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecule of a body। बीच में लाइन खींच दो ना, अच्छा नहीं लग रहा जयदीप। इट रिप्रेजेंट्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी possessed by the molecule of a body। हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, मतलब हीट का। हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड, हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर साइड टू लो टेम्परेचर साइड, heat flows from the high temperature side to low temperature side irrespective, IRRESPECTIV, irrespective of the amounts of heat produced by, irrespective of the amounts of heat produced by the bodies in contact, amount of heat produced by the bodies in contact। टेम्परेचर का लिखो, टेम्परेचर डिसाइड्स द, फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर का, टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। टेम्परेचर डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। बताओ, जहाँ एक डिफरेंस नहीं मिल रहा था वहाँ 4 डिफरेंस लिख लिए ना। फिफ्थ पॉइंट लिखो, ठीक है। इट इज मेजर्ड इन, यहाँ लिख रहा हूँ, कैलोरी, किलो कैलोरी, टेकल और जूल। हीट को मेजर कर सकते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी और जूल में। टेम्परेचर में लिखो, इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। इट इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। तुम जो, एक बच्चे से मैंने पूछा था, पता नहीं जूनियर क्लास ही था, कि तुम अपने थर्मोमीटर से अपने बॉडी का टेम्परेचर नापते हो तो कितना आता है, तो कितना होना चाहिए, तो बोलता है कि सर 97 डिग्री सेल्सियस। मैं बोला 97 डिग्री सेल्सियस, जब 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है सन का टेम्परेचर, 50 तो दूर 40 के आसपास हो जाता है ना, तो
तो नानी याद आने लगे। तो 50 पे तो अपने आप जलने लगेगा सब कुछ, सही कि नहीं? 50-60 पे तो तुम्हारा 97 कैसे भाई? तू तो जला देगा, आग से भी खतरनाक है। तो वो टेंशन में आ गया। हाँ भाई बात तो सही है। तब पता चला कि फॉरेन हाइट में होता है। क्या बात समझ में? डिग्री है, डिग्री है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है यहीं से कि सर इसका मतलब इन सब में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, है ना? तो है रिलेशन। इससे पहले हम जानते हैं थर्मोमेट्री, थर्मामीटर, थर्मोमेट्री पढ़ते, फिर इनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है? कि इन सब में क्या कन्वर्जन है। चार है, चारों में रिलेशन है। जैसे 3 है ना? नहीं, चौथा क्या? एक तो है तुम्हारा रोमर्स स्केल, एक है केल्विन स्केल, एक है फारेनहाइट स्केल, एक है सेल्सियस स्केल। 4 की है। बात कर रहा था। हाँ एक और है, तो ये चारों में एक साथ पढ़ेंगे, इसलिए इस चीज को भी पढ़ लेते, फिर चारों में रिलेट करेंगे, ठीक है ना? तो पहला टॉपिक लिखो, मतलब पहला नहीं, मतलब एक नेक्स्ट टॉपिक लिखो, थर्मोमीटरी। 3 का पढ़ेंगे, चौथा भी पढ़ लेते हैं ना, एक ही जगह पे पढ़ लेंगे, ठीक है ना? थर्मोमीटरी, THERMOMETRY। इस हिसाब से देखा जाए तो टॉपिक हमने कब नहीं पढ़ा, कैलोरी, डायनामिक, यूनिट्स ऑफ इट, जूल, टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है? काफी अच्छा कंटेंट अपना बन रहा है, देख के अच्छा फीलिंग हो रहा होगा, सही है ना? सबसे अलग अपना नोट्स जो होगा वो सबसे अलग होगा, किसी का मैच नहीं करेगा, भीड़ से अलग, ठीक है? कॉन्सेप्ट पूरा अच्छा रहेगा। तो थर्मोमीटरी क्या है? सवाल उठता है कि थर्मोमीटरी क्या है? थर्मोमीटरी फिजिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है? तो लिखो, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, thermometry is the branch of physics that deals with the measurement of temperature. Thermometry is the branch of physics that deals with the, तुमने क्या लिखा? It is the branch of physics that deals with the measurement of temperature is called thermometry. अगर शुरू में थर्मोमीटरी लगा लेंगे तो लास्ट में इज कॉल्ड नहीं लगाना पड़ेगा, सही है ना? अगर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि थर्मोमीटरी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हो गया। अगर हमने लिखा कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, तब लास्ट में बोलना पड़ेगा इज कॉल्ड थर्मोमीटरी, हो गया? थर्मोमीटरी पता चल गया। तो हम इसमें पढ़ते हैं थर्मोमीटर, मतलब टेम्परेचर के मेजरमेंट के बारे में, ठीक है? तो टेम्परेचर किस चीज से नापेंगे? थर्मोमीटर से नापेंगे ना। तो टेम्परेचर तो पढ़ लिए हैं, पहले अब थर्मोमीटर पढ़ लेते हैं। तो लिखो थर्मोमीटर, उसके बाद नापेंगे उससे, ठीक है ना? मतलब जितना भी वर्ड आ रहा है ना सबको पढ़ लेंगे। क्या पूछेगा? पूछ लो। थर्मामीटर क्या है? इससे टेम्परेचर नापते किसी भी बॉडी का। यही बोलोगे, इससे टेम्परेचर नापते हैं किसी भी बॉडी का। स्नेहा बोल, तू बोल, देखो स्नेहा बोलेगी कितना मस्त। नहीं बोलेगी, मतलब मेरा भरोसा टूट गया। थर्मामीटर क्या है स्नेहा, जल्दी बोल ना। सर इंस्ट्रूमेंट जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। देखा, बोला कि इनकी इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। अब किसका ये तो नहीं हमने पूछा ना, अब बोलेंगे किसका, तो देखो बोलेगी, बोल स्नेहा किसका टेम्परेचर मेजर करते हैं? सर किसी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का। देख लिया, हमारा स्टूडेंट है भाई। अब बोलोगे सर हम भी तो आप ही के हैं। नहीं तुम भी हो, पर वो 7th से पढ़ रही है हमारे पास, और 7th में उसको ये बात पढ़ाए थे, लेकिन इंस्ट्रूमेंट नहीं सिखाए थे। इंस्ट्रूमेंट बोलते कोई गलत नहीं होगा, लेकिन डिवाइस बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। थर्मोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी। बताए, वही 7th में लिखा थे ना स्नेहा? यस सर। तो लिखो, एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। एनी डिवाइस, बुरा नहीं मानना है यार जयदीप, ऐसे थोड़ा सा इंटरटेनमेंट के लिए बोल देता हूँ, टेंशन में तू आ गया, ऐसा नहीं लेना है टेंशन, सही है ना? समझा? सौम्यदीप बोल रहा होगा हमको तो सर भूल ही गए, हमारा तो नाम ही नहीं लेते हैं। तो क्लास में बैठेगा तब ना नाम लिया जाएगा, आया नहीं तो लाइव रहो तब नाम लिया जाएगा। अभी सब सौम्यदीप को बोल दो कि पूरी सब्जेक्ट खिलाएंगे तो दौड़ के आ जाएगा, अभी आज ही आ जाएगा तुरंत, अभी ज्वाइन कर लेगा। एनी डिवाइस यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर, हो गया ना? इज कॉल्ड थर्मोमीटर। कोई भी डिवाइस जिससे हम टेम्परेचर नाप सकते हो थर्मोमीटर कहलाएगा। अब लोग सर आप ऐसा काहे बोल दिए, तो ऐसा इसलिए बोल दिया ना कि थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं। अगर डिजिटल वाला है तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, एनालॉग बोल रहा हूँ, वो जो तुम्हारा मर्करीबल है उसका कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है ना?
प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर, अच्छा पहले लिख लो इसको। A thermometer makes MAKES, लिखो ना, लिख लिया? कब लिख लिया? मैंने बोला था क्या पहले? हाँ। अच्छा, a thermometer makes use of some measurable property, use of some measurable property, ब्रैकेट में लिखना, called thermometric property, called thermometric property, ब्रैकेट क्लोज। जितने भी मेजरेबल प्रॉपर्टी होते हैं जिसको हम थर्मोमीटर से मेजर करते हो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं, ठीक है ना? फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थर्मोमीटर मेक्स यूज ऑफ सम मेजरेबल प्रॉपर्टी, ब्रैकेट में लिखा हमने, कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ अ सब्सटेंस, ऑफ अ सब्सटेंस which changes linearly with temperature, which changes linearly with temperature। अगले दिन से मैं पूछूंगा भी, जो भी चीज लिखा रहा हूँ ना उसको मैं पूछूंगा भी बीच बीच में, मतलब सबसे तो नहीं, मतलब एक आध क्वेश्चन सबसे पूछूंगा, ठीक है? तब थोड़ा सा डर बनेगा, बेइज्जती करूंगा थोड़ा सा, तब पढ़ोगे, तब हमें पता है कि फाइनल रिजल्ट अच्छा होगा, नहीं तो डुबा दोगे तुम लोग, ठीक है ना? क्योंकि अब तक हम प्रेशर में चल रहे थे, दबाव महसूस कर रहे थे, मतलब सिलेबस को खींचना था, टाइम नहीं था पूछने का, अब तो टाइम है, अब तुम्हें भी लग रहा होगा कि नहीं अब हो जाएगा, ऐसा लग रहा है कि नहीं? थर्मोमीटर जो, अच्छा चलो ये तो आगे ना समझ में। थर्मोमीटर में मेक्स यूज ऑफ द सम मेजरेबल प्रॉपर्टी कॉल्ड थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का विच चेंज लीनियरली विद टेम्परेचर, ठीक है? आगे नेक्स्ट टॉपिक, थर्मोमेट्रिक स्केल्स। अब थर्मामीटर पढ़ लिए, तो थर्मामीटर कई तरह के होते हैं, सबका स्केल अलग अलग होता है, सही है ना? तो उसके बारे में पढ़ते हैं, थर्मोमेट्रिक स्केल्स। मौका जब मिले स्नेहा, जब स्कूल तुम जाओगी नेक्स्ट डे, तो अगर ये चैप्टर, मतलब अभी तो खत्म करेगा पहला चैप्टर, फिर इसको स्टार्ट करेगा, सबको बोल रहा हूँ, तो अगर टीचर कुछ पूछते हैं पहले से पढ़ के जाना एकदम बढ़िया से, तो पूछेगा तब नहीं, जहाँ मौका मिले तुरंत बोलना है, तो एक पॉजिटिव अच्छा वाला फीलिंग आता है फिर, ठीक है कि नहीं? अगर बोलोगे तो टीचर की नज़र में वैल्यू बढ़ता है, सोचता है कि भाई अच्छा बच्चा है, इसको अच्छा से मार्क्स देना, तुम्हारा पेपर आएगा सामने, अच्छा से चेक करेगा, बढ़िया मार्क्स देगा, सही है ना? तो कोशिश करना। तो वही नजर क्यों नहीं याद है? क्योंकि तुम अभी नहीं आए, तो वही नज़र में आना है ना। जैसे कोई पूछ देगा कि बताओ थर्मोमेट्रिक स्केल कितने तरह के होते हैं, फटाक से पूछेगा ही, पूछता है ना, फटाक से हाथ उठा देना है, तुरंत बोल देना। कुछ बच्चों के नाम याद है और वो भी यूं ही। हाथ उठाएगा तब तो, तुम जब हाथ उठाओगे या फिर खड़े होकर बोलने लग जाओगे सीधा, फिर ये नहीं तुम्हें बोल सकता है, तुमसे अगर पूछेगा कि किसको पता है, किसको पता है मतलब क्या, हाथ उठाना थोड़ी है, खड़ा होकर हाँ सर ये इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके, फिर वो ये भी नहीं बोल सकता मैंने तेरे से पूछा क्या, ऐसा नहीं बोल सकता, सर किसको पता है, आपने बोला तो बोल दी बात, तुमको पता था, आपका ही समय सर बचा दिया। आप बोलते कि हम हाथ उठाते, फिर बोलते हाँ भाई क्या नाम है तुम्हारा, फिर हम बताते अपना नाम, फिर बोलते तो बोलो, इससे समय भी बचत हो गया सर, और आंसर भी आपको मिल गया, मतलब पॉजिटिव वे में डिलीवर करना है, सही है कि नहीं है? फिर वो सोचेगा तुम्हें कौन है, क्या नाम है बेटा तेरा, तो जयदीप, अच्छा ठीक है, बात समझ में? हाँ, या फिर स्नेहा ही बोल सकता है, अभी स्नेहा चतुर्यु की कमरा नाम कहने लिए। तो लिखिए थर्मोमेट्रिक स्केल के बारे में, द रेंज बिटवीन द टू फिक्स्ड टेम्परेचर, the range between the two fixed temperature is called fundamental interval. The range between the two fixed temperature is called fundamental interval. दो फिक्स्ड टेम्परेचर के क्या हुआ, सही है ना? दो फिक्स्ड टेम्परेचर के बीच का जो रेंज होता है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल इंटरवल, कॉमा, which when divided into suitable number, which when divided into a suitable number of equal divisions, which when divided into a suitable number of equal divisions forms a thermometric scale, forms a thermometric scale.
दो फिक्स्ड टेम्परेचर के बीच का जो रेंज होता है उसको हम फंडामेंटल इंटरवल बोलते हैं। जब इसको हम डिवाइड करेंगे एक सूटेबल नंबर ऑफ डिवीजन में, इक्वल डिविजन्स में, तब हम उसको बोलेंगे थर्मोमेट्रिक स्केल। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो कि ये कोई थर्मोमीटर है, तो एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, तो ये हो गया फंडामेंटल इंटरवल। ठीक है, दो फिक्स टेम्परेचर की, भाई ये मान लो कि 7 डिग्री से शुरू हो रहा है या 44 डिग्री पे जा रहा है, जैसे मैंने वैसे ही लिखा। अब इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको सूटेबल नंबर ऑफ डिवीजन में हम बांट देते हैं, तो यही तो करा था स्केल, यही था स्केल। समझ में आ गया बढ़िया से। तब थर्मोमेट्रिक स्केल कितने हैं? तो फर्स्ट है तुम्हारा थर्मोमेट्रिक स्केल, नहीं तो लिख दो टाइप्स ऑफ, ऐसे करके लिख दो ज़्यादा अच्छा होगा। TDS स्केल, TDS मत लिखना, थर्मोमेट्रिक स्केल लिखना। थर्मोडायनेमिक्स को हम शॉर्ट फॉर्म में TDS बोलते थे। TDS एक वाटर का भी अलग चीज है, ठीक है ना। तो पहला जो है तुम्हारा वो है सेल्सियस स्केल, CELSIUS, सेल्सियस स्केल। दूसरा जो है तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल, FAHRENHEIT, फ़ारेनहाइट स्केल, ये लिखा नहीं रहा है। तीसरा जो है तुम्हारा वह है र्यूमर स्केल, REAUMER, र्यूमर स्केल। और जो फोर्थ है तुम्हारा वो है केल्विन स्केल, केल्विन स्केल। फिर इसका बुक लाए हो कोई, दिखा दो थोड़ा बुक। बच गया। वाह क्या फीलिंग आ रहा है। जब हम पढ़ते थे ना बचपन में तो हमको भी बहुत मुश्किल लगता था उस टाइम पे, लेकिन जब पढ़ लिए तो फिर आसान लगने लगा। तुम लोग भी पढ़ोगे तो आसान लगेगा। तो मैं तो सोच रहा हूँ यार ये तो अर्थ ही हो गया, कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो थर्मोडायनामिक्स खोल लिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या बात हो गया, सही सब कुछ तो डिलीट नहीं कर दिया, मतलब इतना मेहनत तो बेकार तो नहीं चला गया। देखो पहला टॉपिक है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, दूसरा है टेम्परेचर एंड हीट, बढ़िया से पढ़ लिए। ठीक है, टेम्परेचर और हीट में ग्राफ भी दिया हुआ है, कोई बात नहीं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, हाँ तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इसी के अंदर अभी हम स्केल उसकेल पढ़ रहे हैं। ठीक है, रेफरेंस बुक से देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा डीपली है, बाकी तो हम यहीं तक पहुँचे अभी। उसके बाद है आइडियल गैस इक्वेशन, जो अभी नहीं पढ़े हैं, मेन चीज़ अभी बाकी है। आइडियल गैस इक्वेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम में थर्मल एक्सपेंशन ये सब चीज़ ठीक ठाक है टॉपिक। अभी बस बेसिक में हम लोग, आगे क्लास बेसिक ही है। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, अच्छा ये सब भी है, ठीक है। कंटेंट देखना था एक बार। तो देखो अभी मैं क्या करूँगा, तुम्हें एक स्लाइड्स भेजूंगा जिसमें सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, र्यूमर्स स्केल और केल्विन स्केल के बारे में बताया गया है। ठीक है, और मतलब पहले मैं इसको समझा लेता हूँ ये होता क्या है। ठीक है, मतलब स्केल है, जैसे एक होता है ना, जैसे ये स्केल, ये मेजरमेंट करने का स्केल है। इसमें अगर हम बोला जाए तो दो तरीके हैं, सेंटीमीटर स्केल, mm वाला स्केल, और इंच वाला स्केल, फीट वाला स्केल। बात समझ में आ रहा हो? तो वैसे टेम्परेचर के लिए भी बनाया गया है। तो सेल्सियस स्केल जो होता है उसमें हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का सारे थर्मोमीटर के अंदर ही बने होते हैं, डिपेंड करता है। जैसे तुम ऐसे जो लगाते हो बॉडी टेम्परेचर नापते हो, उसमें जो स्केल बने होते हैं, मरकरी वाला पुराना वाला थर्मोमीटर नहीं था, उसमें तुम्हारा फ़ारेनहाइट स्केल होता था, नहीं नापते हैं बॉडी टेम्परेचर ऐसे ऐसे झाड़ के, उसमें फ़ारेनहाइट स्केल होता था। डिग्री सेल्सियस स्केल तो उसमें हो नहीं सकता, समझ गए। तो इस प्रकार से ये होता है। तो मैं एक एक टॉपिक को पहले समझा ले रहा हूँ और उसको भेजूंगा, तुम थोड़ा लिख लोगे, हो जाएगा, थोड़ा सा समय बचत हो जाएगा, मतलब हम थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएंगे। ये चीज़ नॉर्मल वाला चीज़ है, कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं है। सेल्सियस स्केल के बाद बता रहा हूँ। द लोअर फिक्स्ड इंड जो होता है आइस पॉइंट पे होता है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे। मान लो कि ये थर्मोमीटर है, अगर इसके अंदर, भाई क्या हो गया यार, आज हाथ नहीं काम कर रहा है, भाग रहा है टेढ़ा। तो मान लो जहाँ से शुरुआत होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है सेल्सियस स्केल, मतलब स्टार्टिंग यहाँ से, और जो खत्म होगा अपर पॉइंट वहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, ये आइस पॉइंट है। और ये जो है तुम्हारा स्टीम पॉइंट है, क्या है, स्टीम पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट। अब इसके बीच में बना होगा, जितना भी बना होगा वो बना होगा, कुछ समझ में आ रहा है।
फिर से कुछ इक्वल डिवीजन होंगे इस प्रकार से। कुछ समझ में आ गया मैं कहना क्या चाह मेरे मन की बात समझ रहे हो? इस प्रकार से ये होगा। अपर और लोअर हमको याद रखना है, ये एकदम फिक्स है कि यही होगा, बीच में बने होंगे। द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू द, हाँ ये बात भी याद रखना है, 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब बीच के जो है जैसे 10-10 का बना होगा, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10 डिवीजन बना होगा। हर डिवीजन में 10 पॉइंट बने होंगे, मतलब एक डिवीजन जो छोटा है वो 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, तभी तो 100 डिवीजन 100 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। दिमाग में सेट हो गया बढ़िया से? स्नेहा हाँ बोलना। यस सर। और दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, तो ये भी थर्मोमीटर के ऊपर बना होगा, जो मैं बोला तुम्हें, जो तुम हमारा मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर जो मेजर करता है, ये भी इसी के ऊपर में बना होगा। तो इसमें जो होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो होता है वो 32 डिग्री अप होता है, 32 से स्टार्ट होता है अपना, हाँ जी। जो एकदम जीरो पे तुम कर देते हो ना तो 32 पे जाता है, और अपर जो होता है वो 202 तक जाता है, 202। तो बोलोगे कि सर हमारा वाला में तो नहीं होता है 202, तो मैंने फ़ारेनहाइट स्केल के बताया, बॉडी मेजर करने के लिए भी फ़ारेनहाइट यूज करते हैं, पर उसका स्केल रेटिंग इतना नहीं होता है, ये 104-5 तक होता है। अब फ़ारेनहाइट में जो बड़ा वाला थर्मोमीटर होता है, टेम्परेचर भी तो फ़ारेनहाइट में मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, तो उसमें भी तो फ़ारेनहाइट में होता है, तो उसकी बात वही है। और जो बॉडी वाला है उसमें 105-6 तक होता है, उससे ज़्यादा नहीं, 110 तक किसी किसी में होता है, ठीक है ना। एक जो ऐसे करके साइन लगा होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लगा होता है 99 डिग्री सेल्सियस। बोलोगे कि सर फ़ारेनहाइट में बताइए, तो वो तो कन्वर्ट करना पड़ेगा यार, फार्मूला से लेकर रट्टा मार के थोड़ी बैठे हैं, मतलब अप्रॉक्स 34 के आसपास होगा, ठीक है, अप्रॉक्स बता रहा हूँ तो चेक करने से पता चलेगा, ठीक है। तो लोअर फिक्स पॉइंट 32 पे होता है, अपर फिक्स पॉइंट 212 पे होता है। इंटरनल डिवीजन जो होते हैं इसको 180 भागों में बांटा जाता है। कितने में? ये चीज़ याद रखना है, पहले वाले में डिग्री सेल्सियस वाले में 100 इक्वल पार्ट्स में बांटते थे, और जो फ़ारेनहाइट वाले में है इन दोनों के बीच का जो रेंज है इनको 180 टुकड़ा किया गया है, 180 डिवीजन। और एक जो है एक डिवीजन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट को रिप्रेजेंट करता है। बोलोगे कि सर तब तो बहुत ज़्यादा होगी, नहीं, ये कितना हमने लिखा 212, 212 हैं? हाँ 212 है, वो गलत लिख दिया, 212 डिग्री है, 212 डिग्री एफ में से 32 को माइनस कर दो तो 180 आएगा, तो एक डिवीजन एक पार्ट का, मतलब एक डिवीजन मतलब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। मजे में? अब ये सब चीज़ लिखाते कितना समय लगता? आधा घंटा लग जाता, नहीं लग जाता? तो हमने यहाँ पे जो चीज़ समझ में आ रहा है उसको तेजी में निकाल ली। हम अपना स्लाइड्स जो है वो तुम्हें शेयर कर देंगे, तुम इसे किसी और के साथ शेयर मत करना, ये गलत होगा, तो ये फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि बाद में जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आएगा या फिर हम फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे तब इससे बच्चों को पढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। इससे पहले पिछले साल तक जो तुमने पढ़ा था या स्नेहा वगैरह 10th तक, तो नोट्स होता था, नोट्स से पढ़ाते हैं, अब उनका भी स्लाइड्स में कन्वर्ट हो गया, 10th वाला सारा स्टडी मटेरियल को कॉपी मारा, स्लाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। आने वाले समय में हम भी तो तैयार होंगे, वरना नोकिया की तरह हाल हो जाएगा, नोकिया लुमिया की तरह मुंह डूब जाएंगे, खत्म, ठीक है। तो तैयार है, जब देखेंगे अभी मार्केट खत्म, बंद करेंगे इसको, खोल कर फेंकेंगे उस वाले रूम में, नोटिस बोर्ड बना देंगे, लगा देंगे डिजिटल बोर्ड, दबाएंगे बटन, आएगा स्लाइड फटाफट, सही कि नहीं है। थर्ड है रूमेट्स स्केल, इसको मिटा देता हूँ ऊपर नीचे वाला, इसी पे समझा लेता हूँ। तो इसमें जो बोला गया कि लोअर पॉइंट जो होता है वो 0 डिग्री आर होता है, 0 डिग्री आर कभी नहीं सुना होगा, ये रूमेट्स स्केल है, ठीक है ना। जैसे 0 डिग्री अब 0 डिग्री से ये सुने थे तो याद है, ये नहीं सुने थे नहीं याद है, 0 डिग्री आर। और जो अपर वाला होगा ये 80 डिग्री आर, ठीक है। बीच के जो पार्ट है उसको 80 इक्वल पार्ट में किया गया, एक पार्ट 1 डिग्री आर को रिप्रेजेंट करता है, कोई दिक्कत? चलो फोर्थ है केल्विन स्केल, ये तो सर हमको बचपन से ही पता है। तो केल्विन स्केल में क्या होता है, शुरुआत कहाँ से होता है? 273.15 एग्जैक्ट में अगर बात करें तो वो अप्रॉक्स में हम लेके चलते हैं, सही है, तेरा गलत नहीं है। 273.15 केल्विन से स्टार्ट होता है और ये रहता है 373.15 केल्विन तक। इनके बीच के जो पार्ट है वो 100 इक्वल पार्ट है, और एक पार्ट 1 केल्विन को रिप्रेजेंट करता है। 273 केल्विन जो होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस होता है, क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर बोलेगा कि सर 10 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो 10 डिग्री सेल्सियस 273 प्लस 10 283 डिग्री केल्विन हो जाएगा। अब बात समझ में? हाँ बोलना। ये था अपना स्केल के बारे में। अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ये भी मैं भेज दूंगा और इसको भी मैं समझा ले रहा हूँ, ठीक है। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, जो हम बोले ना रिलेशन क्या है बस वही बता रहा हूँ, उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल है वो तुम्हें भेज दूंगा, तुम उसको अगली क्लास में करके लाना, नहीं हुआ तो हम करेंगे, ठीक है। हाँ बोलना स्नेहा। हाँ सर। अगर टीसी लिखने की जरूरत नहीं, मैं भेजूंगा उधर से लिख लेना, ठीक है। अगर टीसी, टीएफ, टीआर और
टी के अगर रिप्रेजेंट कर रहा है रेस्पेक्टिवली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन स्केल को, तो जो फॉर्मूला होगा, ये रट्टा मार लेना है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट हो, जेई हो, मतलब कुछ भी हो दुनिया में, जिंदगी में कभी भी कुछ सफल बनना है, हमको भी नहीं याद है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, अभी पढ़ाएंगे तो फिर से याद हो जाएगा, फिर से अगली बार भूल जाएंगे। ठीक है, तो वही होता है, 1 साल के लिए ड्यूरेशन होता है, याद रहेगा। तो कभी भी ये काम करेगा। TC - 0/100, TC क्या है? अपना टेम्परेचर इन Celsius, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, इक्वल टू TF - 32/180। ये क्या है? Fahrenheit। फ़ारेनहाइट में। याद करो, तुम्हारे एक मैथ में एक क्वेश्चन था जिसमें ऐसा कोई कन्वर्जन दिया हुआ था, पता नहीं किस चैप्टर में था, मुझे याद आ रहा है, ग्राफ वाला कोई था, ग्राफ बनाते थे 10th में मैथ में। हाँ हाँ, ये याद ठीक है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में कोई रिलेशन था, वो भी सही लिखा हुआ था रिलेशन, वहाँ पे भी याद करना चाहते तो हो सकता था। और TR जो है वो किस में है? र्यूमर में, REAU, र्यूमर। ठीक है, तो TR - 0/T, ठीक है, इज इक्वल टू TK - 273.15। किसी किसी बुक में पॉइंट को हटा दिया है, ठीक है ना, पर ये एडजेक्ट आएगा, वो अप्रॉक्स आएगा, ये याद रखना है, बस हो गया। कुछ भी पूछ देगा उल्टा पुल्टा कर देंगे, बोलेगा डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में करो, इसका यूज कर लेंगे, दिस इक्वल टू दिस करके। बोलेगा सर 30 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, यहाँ पे 30 डाल देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, TF का वैल्यू मतलब फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा, है ना समझ। बोलेगा कि सर 240 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो TF की जगह 240 डाल देंगे, इसको सॉल्व करेंगे, TC निकलेगा, TC जो होगा टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। मजेदार है। बोलेगा कि सर इससे इसमें, तो इसको लिख लेंगे, इससे इसमें इसको, ब्ला 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 कर देंगे, मजा आ जाएगा। हाँ, बोलेगा कि सर ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, एक काम नहीं हो सकता है कि सब में से एक एक जीरो को काट दिया जाए, डिनोमिनेटर है, काट सकते नहीं, क्या काट सकते हैं, फॉर्मूला को और मॉडिफाई किया जा सकता है ना। ये तो एक्चुअल बना गया, सर ये 10 है, ये 18 है, ये 8 है, ये भी 10 है, 10 उसको हाफ अप कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा ना। तो ये करने के बाद हमें मिलेगा TC - 0/5, जो भी कॉमन आ रहा था उसको हमने निकाल के काट दिया, 20 निकाल लिया, 20 का टेबल पर लिया, 20 पंचे 120 से, ठीक है। TF - 32, 20 नंबर 180, 29 जा 180 इज इक्वल टू TR - 0/24 जा 80, ठीक है, इज इक्वल टू TK - 273.15 15 डिवाइडेड बाय 5। ये तो याद रहेगा, या तो ऊपर वाला याद रखो या नीचे वाला याद रखो, कुछ भी याद रखो, काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छे, हाँ बोलना, हाँ, जितना भी बोले ना उतना लिखोगे तो 2 पेज जाएगा। ये है डिजिटल बोर्ड का फायदा, ये अगर सामने में दिख रहा होता, बटन दबाते, हाँ बेटे लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये सेंड कर दूंगा PDF, ये जो ये हो रहा है ना वो चला जाएगा तेरे ग्रुप में, तो ये देखो कितना फास्ट हो जाता है सिलेबस। उसके बाद एक क्वेश्चन जो तुम करके लाओगे, एट व्हाट टेम्परेचर डू द रीडिंग ऑफ द सेल्सियस एंड द फॉरेन स्केल आर कोइंसाइड, मतलब किस टेम्परेचर पे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कोइंसाइड कर जाएगा, मतलब एक ही वैल्यू होगा। -45 डिग्री। हाँ, नहीं रट्टा नहीं मारना है, तो ये हमें निकालना है, क्या करना है, रट्टा मार लिया यार, तू तो गड़बड़ कर दिया ना। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट कहाँ गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस टेम्परेचर पे, तो हमने मान लिया कि एक टेम्परेचर है TC = TF = X, TC = X टेम्परेचर है जिसपे दोनों इक्वल हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी X लिख देंगे, यहाँ पे भी X लिख देंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर जो आएगा, जो ये बोला है वही आएगा। ठीक है, कर लेंगे। रट्टा क्यों मार लिया, अब सर याद है, एक शॉर्ट में दिखा था। शॉर्ट्स में देखा था इसलिए याद है, ठीक है। अब देखो यही है, शॉर्ट्स में देख के याद कर लिया, अभी पढ़ रहा है तो कितना अच्छा फीलिंग आ रहा होगा। ठीक है, आज इतना रखें, हाँ बोलो, हाँ, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं ना, और मन है पढ़ने का, 12 बज गया भाई, समय बीत रहा फुर्र से खत्म, सही कि नहीं है। मिलते हैं अगले क्लास में, आज की क्लास में इतना ही, जाएंगे, अभी मैं भेज दूंगा तुम्हें, ठीक है ना।